नमस्कार दोस्तों, जीएसजेड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश सनोडिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मालवा का पठार। यह विगत 2 वर्षों में मतलब 2020 और 2021 में पीएससी मेंस में पूछा चुका है और यह व्यापम पीएससी प्री मेंस और व्यापम सहित विभिन्न परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। कौन सा? मालवा का पठार, क्योंकि इससे काफी प्रश्न यहाँ पर पूछे जा चुके हैं। चाहे व्यापम की परीक्षाएं हो, चाहे पीएससी की परीक्षाएं हो या अन्य कोई भी परीक्षाएं हो, इससे लगातार ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो मालवा का पठार है, जो मालवा का पठार है यह है नर्मदा घाटी के उत्तर में। ये नर्मदा घाटी है, इसके उत्तर में स्थित है। और ऊपर अपन देखते हैं कि मंदसौर नीमच तक इसका विस्तार है और यहाँ तक ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ तक इसका क्या पाया जाता है? विस्तार पाया जाता है। ठीक है ना? अब इसका जो निर्माण हुआ है क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में इसका निर्माण हुआ है, ये याद रखना आवश्यक है अपन को। कब निर्माण हुआ है? क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में मालवा के पठार का निर्माण हुआ है, जिसका विस्तार नर्मदा घाटी के उत्तर में अपन देखते हैं, मंदसौर नीमच तक, और यहाँ ग्वालियर शिवपुरी तक। और इस साइड जो है इसकी सीमा का निर्धारण जो है बघेलखंड का पठार, फिर इधर रीवा पन्ना का पठार और फिर बुंदेलखंड का पठार, इसकी जो पूर्वी सीमा है उसका निर्धारण करते हैं। ठीक है ना? अब इसकी अक्षांशी और देशांतरी स्थिति अपन देख लेते हैं। अब इसका जो विस्तार है अक्षांशी 20 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश, 20 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश, तथा 74 डिग्री 20 मिनट से 69 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य यह पठार स्थित है। ठीक है ना? अब दूसरी चीज जो देखना है, इसका क्षेत्रफल दिखना है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 88,222 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। याद रखिएगा, कितना? 88,222 वर्ग किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है उसका जो है 28.62% है। कितना है? 28.62%। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसका है निर्माण। जो मालवा का पठार है इसका जो निर्माण है वो दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानों के से हुआ है। याद रख लीजिएगा, दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टान, इससे इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है, जिसके कारण इस पठार में जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। ठीक है ना? दक्कन ट्रेप की बेसाल्ट चट्टानों के कारण इसका निर्माण हुआ। दक्कन ट्रेप की बेसाल्ट मतलब ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उन्हें कहते हैं अपन दक्कन ट्रेप की चट्टानें। और इन्हीं के विखंडन वियोजन के फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ है? काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। ठीक है ना? फिर आगे देखते हैं अपन, इसके अंतर्गत जो है इंदौर, भोपाल, देवास, धार, मंदसौर, नीमच, मंदसौर सहित लगभग 18 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 18 जिले। किसके अंतर्गत? मालवा के पठार के अंतर्गत लगभग इंदौर, भोपाल, देवास, धार सहित कितने जिले आते हैं? 18 जिले आते हैं। अब यहाँ या इस पठार की जो सबसे प्रमुख नदी है वो है चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी इस पठार की सबसे प्रमुख नदी है, जिसका जो उद्गम है वो कहां से होता है? जाना पाव मऊ से इसका उद्गम होता है। लगभग यहां से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। और यह राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का क्या करती है? निर्धारण करती है। तो इस पठार की जो मुख्य नदी है वो कौन सी नदी है? चंबल नदी। इसके अलावा अपन देखते हैं कि क्षिप्रा,
ठीक है ना, काली सिंध, ठीक है, फिर उसके बाद पार्वती, ठीक है ना। ये इस पठार की क्या हो जाती हैं, प्रमुख नदियां हो जाती हैं, चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती इस पठार की क्या है, प्रमुख नदियां हैं। अब जिसके कारण अपन देखते हैं कि इस पठार की नदियां कैसी हैं, उत्तरवर्ती हैं। कैसी हैं, उत्तरवर्ती हैं, जिसके कारण इस पठार का जो ढाल है वो किस ओर है, उत्तर की ओर है। किस ओर है, उत्तर की ओर, ठीक है ना। अब इस पठार की मुख्य रूप से अपन चोटियां देख लेते हैं कि इस पठार में मुख्य रूप से कौन कौन सी चोटियां पाई जाती हैं। तो इस पठार में मुख्य रूप से अपन देखते हैं कि सिगार, फिर जाना पाव, और उसके बाद तीसरी जो मुख्य चोटी है उसका नाम है धजरी, ठीक है ना। जो सिगार है इसकी जो ऊंचाई है वो 881 मीटर, ठीक है ना। जो जाना पाव है इसकी है 854 मीटर, और जो धजरी है या धजारी भी बोलते हैं कई बार इसको, इसकी जो ऊंचाई है वो है 810 मीटर, इसकी क्या है, ऊंचाई है। अर्थात अपन सीधा सा कह सकते हैं कि जो मालवा का पठार है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, सिगार। और जो सिगार चोटी है वो विंध्याचल जो पर्वतमाला है उसका ही क्या मानी जाती है, भाग मानी जाती है। अब इस पठार में अपन देखते हैं कि इस पठार में विरल प्रकार के वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं, विरल प्रकार के वन पाए जाते हैं। और इसी पठार में अपन देखते हैं कि जो सबसे कम आवरण वाला जो जिला है वो कौन सा है, उज्जैन है। कौन सा है, उज्जैन। प्रदेश का सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन सा है, उज्जैन। अब इस पठार का जो पूर्ववर्ती क्षेत्र है, वो जो सॉरी पश्चिमी क्षेत्र, मतलब जो झाबुआ अलीराजपुर वाला क्षेत्र, बस इसी क्षेत्र में कुछ अधिक वन पाए जाते हैं। बाकी यह पठार क्या है, एकदम समतल है, ठीक है ना। जिसके कारण यहाँ पर, जिसका मुख्य कारण यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है ना। अब जो अगला बिंदु है यहाँ की जलवायु, ठीक है ना। तो इस या मालवा की पठार की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है, शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की। किस प्रकार की, शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की। अर्थात अपन देखते हैं कि ना यहाँ पर गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है, गर्मी में ना अधिक कैसी होती है, गर्मी होती है, और ना ही शीत में अधिक शीत। मतलब यहाँ पर जो जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु है, सम प्रकार की जलवायु है। जिसके कारण फाहयान ने, याद रखिएगा, फाहयान ने, ठीक है ना, जो मालवा की जलवायु है उसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। कैसी जलवायु कहा है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु। किसको कहा है, मालवा के पठार की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। अब इस पठार में अपन देखते हैं कि जो पूर्ववर्ती क्षेत्र है, ठीक है ना, जो पूर्ववर्ती क्षेत्र मतलब ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है ना, यहाँ पर जो वर्षा होती है लगभग 125 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। कितनी, 125 सेंटीमीटर के आसपास। और ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर लगभग 75 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। मतलब इस पठार का जो पूर्ववर्ती क्षेत्र है वहां पर 125 सेंटीमीटर के आसपास, और जो पश्चिमी क्षेत्र है, मध्य पश्चिमी क्षेत्र, वहां पर लगभग कितने सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। फिर यहाँ का देख लेते हैं अपन तापमान। तो यहाँ पे जो शीत ऋतु का तापमान है, कौन सी ऋतु का, शीत ऋतु का तापमान अपन देखते हैं कि 12 से 15 डिग्री के आसपास बना रहता है, ठीक है ना। और ग्रीष्म जो ऋतु है उसका तापमान अपन देखते हैं कि 39 से 40 डिग्री के आसपास यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का तापमान बना रहता है। जिसके कारण यहाँ की जलवायु कैसी पाई जाती है, सम जलवायु पाई जाती है। मतलब उतनी गर्मी भी नहीं पड़ेगी और उतनी ठंड भी यहाँ पर नहीं पड़ेगी।
अब यहाँ पे जो मुख्य खनिज है, ठीक है ना, वो देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पर अपन को स्लेट जो है वो कहाँ पर देखने को प्राप्त होता है? मंदसौर में। स्लेट का उत्पादन कहाँ पर होता है? मंदसौर में। फिर अपन देखते हैं कि अभ्रक और रॉक फॉस्फेट, इसका जो उत्पादन है वो कहाँ पे होता है? झाबुआ में होता है। कहाँ पर होता है? झाबुआ में, ठीक है ना। और तीसरा जो मुख्य खनिज है उसे चूना पत्थर, चूना पत्थर, इसका उत्पादन होता है धार में। कहाँ पर? धार में, ठीक है ना। तो अर्थात अपन सीधी सी बात कह सकते हैं कि यह जो पठार है खनिज संसाधन की दृष्टि से उतना संपन्न पठार नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ की जो मुख्य फसल की यदि बात करें अपन, तो यहाँ की जो मुख्य फसल है वो है सोयाबीन, गेहूं, ठीक है, उसके बाद कपास, यहाँ की यही इस पठार की मुख्य फसल है। और जो झाबुआ अलीराजपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर अपन को मुख्य रूप से मोटे अनाज का जो उत्पादन है वो देखने को यहाँ पर प्राप्त होता है। बाकी इस पठार की जो मुख्य फसल है वो सोयाबीन, गेहूं और क्या है? कपास इस पठार की सबसे मुख्य फसल है। गेहूं का अत्यधिक उत्पादन होने के कारण इस पठार को गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। ये चीज अपन को याद रखनी है। आगे अपन देखते हैं कि इस पठार की जो मुख्य जनजाति है वो कौन सी जनजाति है? भील जनजाति है। कौन सी जनजाति है? भील, ठीक है ना। और जो भील जनजाति है इसी पठार में पाई जाती है, मालवा के पठार में और निवाड़ के कुछ क्षेत्र में। और इसका जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है या सर्वाधिक जो पाई जाती है वो पाई जाती है धार जिले में। कहाँ पर पाई जाती है? धार में। और प्रतिशत की दृष्टि से अपन देखें तो वो हो जाता है अलीराजपुर। कौन सा? अलीराजपुर जिला प्रतिशत की दृष्टि से लगभग यहाँ पर 89% जो है वो कौन सी जनजाति पाई जाती है? वो भील जनजाति पाई जाती है। और यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो कौन से? धार जिला सर्वाधिक जो जनजाति है वो भील जनजाति यहाँ पाई जाती है। लगभग 12 लाख के आसपास यहाँ पर भील जनजाति पाई जाती है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि इस पठार में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति पाई जाती है? वो भील जनजाति पाई जाती है, ठीक है ना। अब अपन देख लेते हैं इसका विभाजन। जो मालवा का पठार है इसको वर्तमान स्वरूप में यदि देखें तो 4 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। जो ये वाला क्षेत्र है पहला, ये वाला क्षेत्र, ये कहलाता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ये वाला जो मंदसौर रतलाम वाला क्षेत्र है ये कहलाता है केंद्रीय पठार क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? केंद्रीय पठार क्षेत्र। और ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला, ये कहलाता है उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ठीक है ना। और ये वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता है निमाड़ की उच्च भूमि। ठीक है ना। कौन सी? निमाड़ की उच्च भूमि। अब यदि आगे अपन कुछ चीजें समझने की कोशिश करें तो यह जो पठार है नर्मदा नदी नीचे से, ठीक है ना, और ऊपर कौन सी नदी बहती है? अपनी चंबल नदी। इन दोनों नदियों के मध्य किसका काम करती है? किसका काम करता है? जल द्विभाजक का काम करता है। किसका काम करता है मालवा का पठार? नर्मदा नदी और चंबल नदी के मध्य किसका काम करता है? जल द्विभाजक। मतलब इस पठार के जो उत्तरवर्ती नदियां हैं वो उत्तर की ओर, और नीचे जो नदियां हैं वो किससे? नर्मदा से जाकर मिल जाती हैं। उनका अवसान कहाँ पर हो जाता है? नर्मदा पर हो जाता है, ठीक है ना। और इस प्रकार जो है मालवा का पठार अपना क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं अपन पूरा मालवा का पठार, ठीक है ना। तो मालवा का पठार का जो निर्माण है वो क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में इसका निर्माण हुआ है, जिसका विस्तार अपन देखते हैं कि नर्मदा घाटी के उत्तर से लेकर कहां तक?
मंदसौर तक, और यहाँ पर ग्वालियर गुना शिवपुरी तक इसका विस्तार है। जिसकी जो पूर्वी सीमा है इसका निर्धारण जो करता है बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और बुंदेलखंड का पठार इसकी पूर्वी सीमा का या उत्तर पूर्वी सीमा का इसका निर्धारण करता है। अब फिर देख लेते हैं अपन इसकी अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति। जो इसकी अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति अपन देख लेते हैं कि 20 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 20 मिनट से 69 डिग्री 20 मिनट पूर्वी या सॉरी 69 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है 88,222 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है क्षेत्रफल है। ठीक है ना। जो कुल मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 28.62% है। जो मालवा के पठार है इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से इसका निर्माण हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। मतलब मध्य प्रदेश में अपन सर्वाधिक क्षेत्रफल की यदि बात करें तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी काली मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि इस पठार में इंदौर भोपाल देवास धार सहित लगभग कितने जिले आते हैं लगभग 18 जिले इस पठार के अंतर्गत आते हैं। अब इस पठार की जो मुख्य नदी है वो है कौन सी नदी चंबल नदी। चंबल नदी। फिर उसके बाद छिप्रा काली सिंध पार्वती इस पठार की क्या है मुख्य नदियां हैं। ठीक है ना। जिनके कारण इनके प्रवाह के कारण यदि देखें तो इस पठार का जो ढाल है वो कैसा है उत्तर की ओर है या उत्तरवर्ती ओर है। ठीक है ना। अब इस पठार की जो मुख्य चोटियां हैं वो 3 मुख्य चोटियां हैं। पहला है सिगार, दूसरा जानापाव और तीसरा कौन सी हो जाती है धजरी या धजारी जिसका नाम है। और ये तीनों जो श्रेणियां हैं वो किसका भाग है विंध्याचल पर्वतमाला के भाग हैं। इनकी ऊंचाई देख लेते हैं। सिगार की ऊंचाई 881 वर्ग किलो मीटर, जानापाव की 854 और धजरी की हो जाती है 810 मीटर। और इस पठार में जो वन पाए जाते हैं वो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं विरल प्रकार के वन पाए जाते हैं। कुछ मात्रा में जो सघन वन है अपन को वो झाबुआ अलीराजपुर में देखने को प्राप्त होते हैं। और इसी पठार में जो सबसे कम वन आवरण वाला जिला है वो कौन सा है उज्जैन है। कौन सा है उज्जैन है सबसे कम कम वन आवरण वाला जिला। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं अपन जलवायु। इस पठार की जो जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। अर्थात यहाँ ना गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है ना शीत ऋतु में अधिक शीत ऋतु। अर्थात इसको जो फाहयान है चीनी यात्री उसने कहा है विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। किसकी मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु यहाँ पर कहा है। अब इस पठार में जो वर्षा होती है वो जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर 125 सेंटीमीटर के आसपास और जो पश्चिम के क्षेत्र जैसे जैसे आते जाते हैं अपन तो वर्षा की मात्रा में कैसी हो जाती है कमी अपन को देखने को प्राप्त होती है। और जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर 75 सेंटीमीटर अपन को वर्षा यहाँ पर प्राप्त होती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं तापमान। तो तापमान में अपन देखते हैं कि शीत ऋतु का जो तापमान है लगभग 12 से 15 डिग्री के आसपास पाया जाता है। और ग्रीष्म ऋतु का तापमान 39 से 40 डिग्री के आसपास यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का तापमान पाया जाता है। ठीक है ना। फिर अपन यदि खनिज की बात करें तो खनिज संसाधन की दृष्टि से यह पठार उतना संपन्न पठार नहीं है। ठीक है ना। फिर भी इस पठार में कुछ मात्रा में अपन देखते हैं कि स्लेट कहाँ पाई जाती है मंदसौर में, अब्रक रॉक फॉस्फेट कहाँ पाए जाते हैं झाबुआ में पाए जाते हैं। और चूना पत्थर जो है उसका उत्पादन कहाँ पे होता है धार में होता है। ठीक है ना। इस पठार में जो है प्रमुख जो फसलें होती है वो सोयाबीन गेहूं और कपास इस पठार की मुख्य फसलें हैं। ठीक है ना। गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण इस पठार को क्या कहा जाता है गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। आगे देखते हैं अपन इस पठार की जो मुख्य जनजाति है वो कौन सी जनजाति है वो है भील जनजाति। कौन सी जनजाति भील जनजाति। और जिसका विस्तार कहाँ पे है सर्वाधिक जो विस्तार है वो धार और अलीराजपुर जिले में है। कहाँ पर धार और अलीराजपुर जिले में है। मतलब जो सर्वाधिक जनजाति पाई जाएगी वो धार और अलीराजपुर। यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो अपन धार और प्रतिशत की दृष्टि से यदि देखें तो वो कौन सा जिला हो जाता है अलीराजपुर जिला यहाँ पर हो जाता है। ठीक है ना। अब इसका जो विभाजन किया गया है उसको देख लेते हैं। तो इसका जो मालवा का पठार का विभाजन 4 क्षेत्रों में किया गया है। पहला क्षेत्र कहलाता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दूसरा जो क्षेत्र ऊपर वाला जो क्षेत्र कहलाता है केंद्रीय पठार क्षेत्र,
ठीक है ना। ये वाला जो मध्यवर्ती क्षेत्र है या पश्चिमी क्षेत्र है कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कहलाता है, और जो निचला क्षेत्र है उसको कहते हैं निमाड़ की उच्च भूमि, उसको कहा जाता है। यह जो पठार है, तीसरा अपन देखते हैं, अगला जो पॉइंट है कि नर्मदा और चंबल के मध्य किसका काम करता है, जल द्विभाजक का काम करता है। किसका काम करता है, जल द्विभाजक का यहाँ पर कार्य करता है। ठीक है ना। इस प्रकार अपना क्या हो जाता है, मालवा का पठार यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको मालवा का पठार अच्छा लगा हो पढ़ने में तो आप कमेंट करें, और यदि आपको बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।